हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर को अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह का चैप्टर है। इसमें अभी तक क्या था कि जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम जो बात कर रहे थे, सपोज हमारे पास एक बॉल है, हम बात कर रहे थे इस बॉल, सपोज हमारे पास एक बॉल है यहाँ पे, हम बात कर रहे थे इस बॉल को यहाँ से फेंका और ये यहाँ पे गई और ये यहाँ पे गई। बट इस चैप्टर में कंडीशंस कुछ अलग होंगी, ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, हो सकता है ये घूमती हुई जाए। तो इस तरह से इस चैप्टर में दो तीन चीज़ें अलग अलग आएंगी। जैसे कि ये हमने दो तीन एग्जांपल दिखा रखे हैं। जैसे हमारा साइकिल का व्हील आगे को भी चलता है, ट्रांसलेशन मोशन भी करता है और घूमता भी रहता है, रोटेशनल मोशन भी करता है। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें तो दो तीन मोशन है। ये एक सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है। इसमें जो ये छोटे छोटे बॉक्स लगे होते हैं ये इसके साथ सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। एक ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहे हैं। कैसे? ऐसे कर, अगर आप ध्यान से सोचो इसका मोशन कैसे हो रहा है। सपोज इनिशियली ये ब्लॉक यहाँ पे था, तो हो रहा क्या क्या हो रहा है, बार बार ये ब्लॉक पूरा रूट घूम के यहाँ से यहाँ जा रहा है और पूरा रूट फिर नीचे को घूम के फिर यहाँ आ रहा है। यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये ऐसे ऐसे मूव भी कर रहा है, ऐसे। ठीक है, वाई एक्सिस में भी ऐसे कर रहा है। तो दो तीन तरह के मोशन है। तो ये सब मोशन हम किस में पढ़ते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशन मोशन में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के हमारे टॉपिक्स हो गए इंट्रोडक्शन। पहले हम समझेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है। सेंटर ऑफ मास, एक प्यारा सा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, इसको हम समझेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है बट बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जिसको समझे बिना हम आगे इस चैप्टर में नहीं बढ़ पाएंगे। इस चैप्टर को जानने से पहले इसके वर्ड्स को समझ लेते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले समझ लेते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता क्या है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो क्या था? हम एक पार्टिकल पे स्टडी कर रहे थे। अभी तक हम एक पार्टिकल पे पढ़ रहे थे। सपोज ये हमारे पास एक पार्टिकल है, हम बार बार बोल रहे थे कि एक पार्टिकल है, उसका मास m, एक्सीलरेशन a है, वेलोसिटी v है। ये सब हम पढ़ रहे थे पार्टिकल के लिए। ये पार्टिकल मूवमेंट कर रहा था, ये सब हो रहा था अभी तक। बट होता क्या है कि जब हमारे पास कोई बड़ी बॉडी होती है या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में होती है, वो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं होता है। उसकी कुछ भी शेप हो सकती है और वो अलग अलग शेप में अलग अलग तरह के अलग अलग तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स का ग्रुप होता है। इसको समझने के लिए बेसिक सा एग्जांपल ये लेते हैं। सपोज हमारे पास ये रोड है, तो ये एक पार्टिकल से तो बनी नहीं होगी, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो ऐसे ही अब ये देखना है, अब जैसे बॉल भी है हमारे पास, ये बॉल है, एक सॉलिड बॉल है, तो ये बहुत सारे पार्टिकल से बनी होगी। अभी तक तो हम क्या था, एक पॉइंट पार्टिकल ले रहे थे जिसका कोई साइज नहीं था और इसका मास मतलब इसका जो भी मास था, इसमें मास की भी कोई पोजीशन नहीं थी, भाई जो मास है वो यहीं पे है। बट अब जब हमारे पास एक बड़ी बॉल है तो हो सकता है इसमें बहुत सारे पार्टिकल हों ऐसे। तो इस चैप्टर में हम इन पार्टिकल्स का नेचर स्टडी करेंगे कि क्या ये पार्टिकल भी उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे सिंगल पार्टिकल कर रहा था। क्या इन पे भी फोर्स के रूल, एनर्जी के रूल उसी तरह अप्लाई होंगे जैसे सिंगल पार्टिकल पे होते हैं, या अलग तरह से होंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं ये किस तरह की बॉडी होंगी जहाँ पे ये पार्टिकल का कलेक्शन हो। जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की स्टडी करेंगे तो वो सिस्टम हमेशा एक रिजिड बॉडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का क्या मतलब है यहाँ पे? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब है यहाँ पे कि एक ऐसी बॉडी जो अपनी शेप साइज ना बदले, या फिर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं एक सॉलिड बॉडी जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स हो, स्ट्रक्चर चेंज ना हो। अब रिजिड बॉडी में क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि क्या जब हमारे पास एक पार्टिकल था उसका मोशन, उसके लॉज और रिजिड बॉडी के सेम है या अलग अलग हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक ब्लॉक है और ये मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसमें अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स के बहुत सारे असेंबली ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, ये बहुत सारे पार्टिकल की असेंबली से बना हुआ है। और ये ब्लॉक मूवमेंट करता हुआ यहाँ से यहाँ तक आ पहुँचा है। अब देखना ये है कि क्या जो ये पार्टिकल हैं, जो ये अंदर पार्टिकल हैं और जो ये ब्लॉक है, इन्होंने सेम तरह का मोशन किया होगा या अलग तरह का। अगर देखा जाए तो ब्लॉक ने एक ट्रांसलेशन मोशन किया है स्ट्रेट लाइन में। यानी कि अगर मैं ब्लॉक के इस पॉइंट की बात करूं, इस बॉडी की यहाँ की, तो इसने यहाँ से, इस पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक का मोशन किया है। सपोज इसने डिस्टेंस चला x,
x डिस्टेंस चला। अब अगर मैं इस पार्टिकल की, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करूं इसकी, तो ये इस बॉडी में यहाँ पे आ गया होगा, तो ये भी पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे गया, इसने भी कितना डिस्टेंस चला होगा x। तो यानी कि हाँ भाई ट्रांसलेशन मोशन तो सेम किया है। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो पूरा ब्लॉक जितना टाइम मोशन में रहा होगा, सपोज टी टाइम मोशन में रहा, अंदर के पार्टिकल भी उतने ही टाइम मोशन में रहे होंगे, अंदर के पार्टिकल भी टी टाइम में मोशन में रहे होंगे। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमने देख लिया कि डिस्टेंस और टाइम दोनों ही सेम है, सिंगल पार्टिकल्स के लिए भी और पूरी बॉडी के लिए भी। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी भी सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब भी एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एक साथ मूव करेगा तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक हमारा सिंगल पार्टिकल बिहेव कर रहा था। बट क्या बस इतना ही है? इसको जानने के लिए क्या मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है या फिर थोड़ा डिफरेंस भी है, इसको जानने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस बार एक बॉल ले लेते हैं, एक बॉल है जो मूव कर रही है एक सरफेस पे। ये बॉल इस सरफेस पे मूव कर रही है और इस पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एक सपोज पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब अगर हम बॉल की एज ए सिंगल एंटिटी बात करें तो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आ गई। तो इसने क्या किया है? एक तरह से इसने ट्रांसलेशन मोशन किया है यहाँ से यहाँ तक का, और सपोज ये डिस्टेंस है x, दोबारा फिर से। बट जो पार्टिकल हैं अंदर, उन्होंने उनके साथ क्या हुआ है? उन्होंने ट्रांसलेशन मोशन तो किया ही है। ये पार्टिकल यहाँ पे था, अब सपोज यहाँ पे आ गया होगा, ये ट्रांसलेशन मोशन तो क्या है x का। लेकिन अगर ये बॉल घूमती हुई ऐसे रोटेट करती हुई यहाँ पे गई है तो ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली एक रोटेशनल मोशन में भी रहे हैं, ये ऐसे घूमते रहे हैं। क्योंकि जब ये बॉल यहाँ पे होगी, सपोज ये पार्टिकल 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये जब बॉल यहाँ पे होगी, हो सकता है पार्टिकल 1 यहाँ पहुँच गया हो, सिमिलरली 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो अब देखा जाए तो पार्टिकल 1 2 3 लगातार ये वाला मोशन भी कर रहे हैं। तो पार्टिकल ने एक तो ट्रांसलेशन मोशन किया, ये तो बात सही है, पर कुछ और भी हुआ। ये क्या था? ये कुछ और क्या था? इसको कैसे जानेंगे? मतलब ये जो दूसरा मोशन था, ये कौन सा मोशन था? इसको जानने के लिए क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लें जिसमें जो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ये एक्स चला, इसको हम कंस्ट्रेंट कर दें, यानी कि इसको बांध दें, इसको जीरो कर दें कि ये ट्रांसलेशन मोशन ना करें। फिर देखते हैं कुछ होगा क्या। तो उसके लिए एक हमारा बहुत फेमस एग्जाम्पल है हमेशा से फैन का। सपोज ये एक फैन है और ये फैन चल रहा है ऐसे, तो जो ट्रांसलेशन मोशन है वो तो नहीं हो रहा, ये कहीं भी नहीं जा रहा है। ये सपोज एक लाइन है जो इसके सेंटर के थ्रू पास हो रही है, तो ये फैन कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ट्रांसलेशन ये यहीं पे है, लीनियर मोशन कुछ नहीं है, ये यहीं पे है। बट ये एक दूसरा मोशन हो रहा है ऐसे, तो ये कौन सा मोशन होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? रोटेशन मोशन या रोटेशनल मोशन। तो जो भी इसके पार्टिकल हैं ये रोटेट हो रहे हैं इस लाइन के अबाउट। ये लाइन, ये कौन सी लाइन है? जिस लाइन के अबाउट कोई भी चीज़ रोटेट कर रही हो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि वो एक्सिस जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम रोटेशन के बारे में जानेंगे कि जब जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी उसमें ट्रांसलेशन था कि जब सीधा मूवमेंट हो रहा हो, ऐसे एक लाइन में सीधा चल रहा है, एक लाइन में ऐसे सीधा चल रहा है। बट अब हम ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। वो ट्रांसलेशन ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये घूम रहा है यहाँ पे, घूमता हुआ आगे को भी बढ़ सकता है ऐसे, जैसे बॉल चलती है। तो ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। सेंट्रोमास, सेंट्रोमास को समझने से पहले एक बात और जान लेते हैं जो कि अभी हमने मिस कर दी थोड़ी सी। हमने बोला कि रोटेशन में एक्सिस फिक्स होगी, जैसे कि हमने फैन के केस में देखा था। बट कुछ रोटेशन मोशन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक्सिस फिक्स ना हो। वो कैसा केस होगा कि सपोज हमने टेबल फैन जानते हैं हम सब लोग, टेबल फैन कैसे होते हैं। सपोज ये एक टेबल फैन है, तो इसमें क्या होता है, ये रोटेशन मोशन कर रहा है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेशन कर रहा है, ये एक्सिस है। बट होगा क्या, बहुत से टेबल फैन होते हैं जो ऐसे ऐसे भी ऑक्सीलेट करते हैं ऐसे, जिससे कि थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कवर किया जा सके, जिसमें हवा जा सके। तो इसमें क्या है कि ये एक्सिस भी मूव कर रही है बार बार, एक बार यहाँ से उधर को जा रही है, एक बार इधर को आ रही है, और रोटेशन मोशन भी हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, रोटेशन मोशन तब भी हो सकता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवमेंट मूव कर रही है। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास है क्या एक्चुअली? सेंटर ऑफ मास का मतलब
अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ऐसे कोई भी एक बॉडी है, और इसमें एक तो होती है रेगुलर बॉडी, सपोज हमारे पास एक ऐसे एक रेगुलर बॉडी, मतलब ये पूरी बिल्कुल कहें इसमें मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि ये कहीं से भी इरेगुलर नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। तो इसमें तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि जितना भी मास है एक ऐसा पॉइंट लेना जहाँ पे, या फिर मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम एवरेज लेते हैं, जैसे 3 बच्चों के नंबर आए 10, 20 और 30, तो इसका एवरेज क्या होगा, हम क्या कहेंगे एवरेज मार्क्स कितने आए, पहले टोटल करेंगे, टोटल कितना हुआ 60, कितने बच्चों के मार्क्स थे 3 के, डिवाइड कर देंगे तो क्या गया 20, तो हम कह देंगे 20 मार्क्स एवरेज है। 20 एवरेज क्यों है, एवरेज का क्या मतलब होता है कि सबके 20-20 मान सकते हैं, 20-20 मान सकते हैं। ऐसे ही इसमें होता है कि ये तो रेगुलर था, अगर इसी केस में ऐसे ना आके ऐसे मार्क्स आते कि इसके 20, इसके 20, इसके 20, तो अब हम एवरेज क्या मानते 20 मानते, क्योंकि सबके बराबर है। तो ये केस तो है, ये वाला कि यहाँ पे सबका वेट बराबर है हर जगह, तो बीच वाला ही ले लेंगे हम, जो भी मिडल में होगा। बट क्या होगा अगर ये रोड इस तरह की हो, ऐसे की, अब मास रेगुलर नहीं है, यहाँ पे कम मास होगा, यहाँ ज़्यादा मास होगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बढ़िया दिख रही है। तो इन सब का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इन सब का एवरेज निकालने के लिए कि एवरेज मास किस पॉइंट पे होगा, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। या फिर इसे अलग लैंग्वेज में बात करें तो वो पॉइंट जहाँ पे मतलब वो पॉइंट जो ऐसे रिएक्ट कर रहा हो कि सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये बॉल है, एक बॉल है, तो मास तो इसमें सारी में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में जगह फैला हुआ है, बट कंसंट्रेट कहाँ पे करता है, ये सेंटर में यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही हुआ। तो ये बहुत रेगुलर सी बॉडी है, तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि भाई सेंटर में ही होगा। बट अगर ऐसी इरेगुलर सरफेस है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इसका तो नहीं बोल सकते ना सेंटर में यहाँ पे है, क्योंकि इधर से ज़्यादा बड़ी है इधर से छोटी है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम डिस्क्रीट मेथड देख लेते हैं। ये है कंटिन्यूस वेरिएबल मास, मतलब इसमें कंटिन्यूसली मास फैला हुआ है। एक डिस्क्रीट मेथड देख लेते हैं, मतलब कि सपोज ये एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 4, यहाँ पे m1 मास रखा हुआ है, यहाँ m2 और यहाँ m3। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए, ये 0 है। तो इनको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि m1x1 यानी कि मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इंटू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। टोटल मास से क्यों डिवाइड किया, टोटल लेंथ से क्यों नहीं किया, ये देख लेते हैं। हम इसमें सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, COM सेंटर ऑफ मास, यानी कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किस डिस्टेंस पे वो लाई करेगा, यहाँ यहाँ। अब अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x की यूनिट किस में होती है, डिस्टेंस में, और m की मास में, kg में, और इसकी भी kg में। तो यानी कि फाइनल यूनिट तो हमारी लेंथ में आनी चाहिए, और लेंथ x में है, तो x से तो डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो मेथड हो गया चेक करने का यूनिट एंड डायमेंशन तरीके से। तो ये था डिस्क्रीट, जब डिस्क्रीट पॉइंट पे मास रखा होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अब आते हैं इस वाली प्रॉब्लम पे जो हमने पहले देखी थी। जब डिस्क्रीट पॉइंट पे मास रखे हुए थे तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था सेंटर ऑफ मास का, m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन डिवाइड m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। अगर इसे थोड़ा जनरलाइज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा mi(xi) i1 to n, जहाँ तक भी है हमारे पास, और इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा mi i1 to n। अब ये जो टर्म है ये क्या डिनोट कर रही है, ये जो सिग्मा mi है ये क्या डिनोट कर रही है, टोटल मास, उस बॉडी का टोटल मास कितना है, तो इसको m कैपिटल M से डिनोट कर देंगे। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला बना वो बना COM का
जिसको x से भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं पे। x इक्वल्स टू बना हमारे पास सिग्मा MIXI I1 to n डिवाइड बाई कैपिटल M। ये डिस्क्रीट पॉइंट का ही चल रहा है अभी। अब एक कंटिन्यूस बॉडी का लेते हैं, उसको समझते हैं। ये पहले की तरह ही हमारे पास एक ब्लॉक है। अब इसका कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक हमने पार्टिकल लिया और सपोज ये है, इसका मास है DM। टोटल मास कितना है इसका, इस ब्लॉक का M। और ये जो डिस्टेंस है ये है x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। हाँ, तो एक स्ट्रिप है जिसका मास है DM और ये x डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको डिस्क्रीट पॉइंट ही मान लेते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स रखी हुई हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सेंटर ऑफ मास क्या आना चाहिए, x इक्वल्स टू, ऊपर जो है मास लिखेंगे, ये क्या होगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला था ना M1x1, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे DM। M1 की जगह DM आ जाएगा, स्मॉल मास एलिमेंट, और XI की जगह अभी x लिख लेते हैं। ये एक स्ट्रिप का है और टोटल का निकालने के लिए, टोटल स्ट्रिप का निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 to M, क्योंकि मास की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी इस पॉइंट पे, और टोटल यहाँ पे इस पॉइंट पे जाते जाते M हो जाएगी, पूरे को कवर कर लेगा। और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन DM, या फिर कहीं नीचे तो पता ही है हमको टोटल मास से डिवाइड करना होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में, XDM डिवाइड बाई कैपिटल M, 0 to M। हमें क्या फॉर्मूला मिला सेंटर ऑफ मास का, 1/m इंटीग्रेशन XDM, लिमिट्स 0 to M। तो ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है इन वन डायरेक्शन, यानी कि x एक्सिस कह लो। अगर y एक्सिस z एक्सिस ऐसे सब में हो तो इसको कैसे लिख देंगे, सेंटर ऑफ मास को r से रिप्रेजेंट कर देंगे x की जगह, और फिर ऐसे ही 1/m कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो गया, इंटीग्रेशन XDM प्लस इंटीग्रेशन YDM प्लस इंटीग्रेशन ZDM। यहाँ पे I कैप, यहाँ पे J कैप, यहाँ पे K कैप, डायरेक्शन भी होगी। तो इसको और सिंपल वे में लिखने के लिए, जनरलाइज फॉर्म में लिखने के, R इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन RDM। ये RDM कहाँ से आया भाई, जब हम इसको अगर कॉमन लेंगे तो XI प्लस YJ प्लस ZK, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से XI आएगा, यहाँ से YJ, यहाँ से ZK, ये क्या बन जाएगा R। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला मिला सेंटर ऑफ मास के लिए। अब सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक NCERT का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक सिंपल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ऐसे रखा हुआ है कि इसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है और ये x एक्सिस है। यहाँ पे जो मास है वो 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम। इसको नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C। तो B पॉइंट पे 100 ग्राम है, C पॉइंट पे 150 ग्राम है, और A पॉइंट पे है 200 ग्राम। और इसकी सारी वर्टेक्सिस, जो लेंथ है सारी वर्टेक्सिस की, वो है 0.5 मीटर। तो अगर ये ओरिजिन है, ये 0 है, तो यहाँ पे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0.5 इंटू 0, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, 0 0। तो अब पहले तो क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल है एक इक्विलेटरल, और इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वो कैसे निकलते हैं, याद करिए, मैथ में पढ़ा होगा कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये सेंटर में आएगी, तो यहाँ की लेंथ क्या बचेगी, इतनी लेंथ 0.25, क्योंकि ये पूरा 0.5 था। अब ये जो लेंथ है ये हमें पता ही है 0.5 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब पाइथागोरस लगा देंगे इस लेंथ को निकालने के लिए, इस वाली लेंथ को निकालने के लिए। तो पाइथागोरस लगा देंगे, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं सपोज x पॉइंट। तो AX के लिए पाइथागोरस क्या होगी, अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस BX स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, OA क्या है, 0.5 था, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 अंडर रूट 3, करके देख लीजिएगा।
तो ए एक्स आया, ये ए एक्स है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस क्या था, जेड एक्सिस तो इतना ही होगा ना, यहाँ तक का जेड एक्सिस तो ये था, तो ये तो 0.25 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हुए 0.25, और वाई एक्सिस क्या है 0.25 √3। तो अब हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3। लेकिन ये जब था जब एक्स एक्सिस में हो, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस तीनों में हो, तो यहाँ पे एक्स की जगह तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे। ये एक्स एक्सिस के लिए था, तो एक्स एक्सिस के लिए, और ऐसे ही इसको एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा वाई एक्सिस के लिए। तो पहले एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। m1 क्या है, इस पॉइंट को 1 मान लेते हैं, 1.2 और 3। तो 1 पॉइंट क्या है 100 ग्राम, 100 इंटू 0, क्योंकि x1 0 डिस्टेंस है, प्लस m2 क्या है 150 ग्राम इंटू 0.5, और m3 क्या है 200 ग्राम इन 3 पॉइंट क्या है, m3 पॉइंट क्या है 200 ग्राम इंटू 0.25 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये कितना है 100 प्लस 150 250 और प्लस 200 450, तो डिवाइड बाई 450। तो ये तो क्या हुआ 0 हुआ, ये क्या हुआ 75, और ये वाला क्या हुआ 50 डिवाइड बाई 450। तो ये क्या आ गया हमारे पास 125/450। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, तो 5/18, यानी कि एक्स एक्सिस हमारा आया 5/18। सिमिलरली आप लोग वाई एक्सिस ट्राई करेंगे, वाई एक्सिस जो कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वाई एक्सिस आएगा 1/3√3, इसे आप लोग ट्राई करेंगे। तो ये दोनों जब आ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास को हम कैसे लिखेंगे कि भाई सेंटर ऑफ मास है हमारा, ऐसे कोमा लगा के कि एक्स एक्सिस 5/18 और वाई एक्सिस 1/3√3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर ऑफ मास के, ये जहाँ पे भी लाई करेंगे वो देख लेंगे। तो ऐसे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसी भी चीज़ का।